Hello, my dear students. I am Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel, The Quest of Karamjeet. The Quest of Karamjeet चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्र 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी को नवरात्र फेस्टिवल पे ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं। दुर्गा माँ आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। जो भी एस्पायरेंट्स हैं, जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, जो जिस चीज़ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप सभी का माँ दुर्गा और माँ दुर्गा के जो 9 रूप हैं आप सभी के ऊपर कृपा करे और आपके करियर में आपको बढ़ाने के लिए आपकी हेल्प करे। इसी के साथ मैं आप सभी से एक अपॉलॉजी करना चाहता हूं। हालांकि मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था अपॉलॉजी के लिए, क्योंकि पिछले 1.5 महीने में आपके पास वीडियोस नहीं आई थी। लेकिन आज आप सभी को मैं फिर से अपॉलॉजी करना चाहता हूं कि आपके पास जो वीडियोस हैं वो रेगुलर आएंगी। ये मेरे वापस आने के बाद का पहला वीडियो है और अब हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो है कंजंक्शन पार्ट 1। कंजंक्शन के 2 पार्ट आएंगे। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था अब हम पहला पार्ट हम अब करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो जितने भी चैप्टर्स आए हैं उनके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसी तरह से मैंने आपको समझाया है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? प्रेपोजिशन की तरह ही होता है, उसी से मिलता जुलता होता है, लेकिन कुछ ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो प्रेपोजिशन की तरह काम करते हैं और कंजंक्शन की तरह काम करते हैं। कंजंक्शन का आज जो टॉपिक है वो आपको बेसिक रूट से बताएगा कि बेसिक रूट क्या है इसका, किस तरह से कंजंक्शन यूज किया जाता है। मैंने ये जो लेक्चर है काफ़ी सारी किताबों में पढ़ के, देख के, समझ के उस चीज़ को, ताकि आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो ये मैंने आपके लिए रखा है। काफ़ी चीज़ें मतलब 3-4 किताबों से कंटेंट निकाल के कंपाइल करके मैंने ये चीज़ें बनाई हैं। तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। मैं इस बात की आपसे वारंटी गारंटी जो भी कहना हो कह लो। आपने इस लेक्चर को सबसे पहले करना क्या है, आपको इस लेक्चर में समझने के लिए आपको नोटबुक जरूर लिखनी है। नोटबुक के ऊपर आपको ये सारी तमाम चीज़ें आपको लिखनी है, ताकि आपकी साथ साथ में रिवीजन हो जाए और आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनमें आपको ये हेल्प करेगी। तो चलिए अब हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं कंजंक्शन से। पार्ट 1, कंजंक्शन होता क्या है? सबसे पहले तो हम इस चीज को समझते हैं। कंजंक्शन होता है अ कंजंक्शन। व्हाट इज कंजंक्शन? अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। जो कंजंक्शन होता है 2 वर्ड्स को ज्वाइन करता है, फ्रेजेस को ज्वाइन करता है, क्लॉजेस को ज्वाइन करता है, मतलब ज्वाइन करवाता है। 2 क्लॉजेस के बीच में, 2 सेंटेंसेस के बीच में, 2 वर्ड्स के बीच में एक गैप को खत्म करता है, इज कॉल्ड कंजंक्शन। Conjunctions can also be defined as that joins clauses together to make sentences show how the meanings of the clauses relate to each other। तो किस तरह से वो जो मीनिंग होता है एक दूसरे के साथ में, वो एक दूसरे को रिलेट करता है, उस क्लॉज को रिलेट करता है। अ कंजंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड जॉइनर, कनेक्टर और सेंटेंस लिंकर। जो कंजंक्शन होता है इसको हम जॉइनर भी कह सकते हैं, कनेक्टर भी कह सकते हैं और सेंटेंस लिंकर भी कह सकते हैं। तो ये हैं कॉमन कंजंक्शंस। ये सारे जितने भी मैंने इस स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये सारे हैं कॉमन कंजंक्शंस। इन्हीं कंजंक्शंस को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का लेक्चर आपको प्रोवाइड किया है। अब हम इनके मीनिंग देखेंगे पहले कि इनके मीनिंग क्या होते हैं। इनके मीनिंग के हिसाब से आपको इनको कैसे, मतलब आप जैसे कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं, आप बोलते हैं, लेकिन आपको उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, ये बहुत सारे बच्चों की दिक्कत होती है। जैसे सपोज करिए कि अगर आप बोलते हैं बशर्ते, जो शुद्ध हिंदी बोलने वाले हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे जो हिंदी स्टेट्स हैं, हिंदी जब बोलते हैं वो हिंदी में जब बोलते हैं बशर्ते, लेकिन उसी को इंग्लिश में, बशर्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसका मतलब होता है प्रोवाइडेड।
कहाँ है देखिए, प्रोवाइडेड, यस दिस वन। प्रोवाइडेड का मतलब बशर्ते। तो ऐसे शब्द जो आपको हिंदी में बोलते हैं उनको इंग्लिश में बोलते हैं, एक कंडीशन होती है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पर रीजन होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पर आप टाइम बताते हैं, के बाद, के पहले। लेकिन वही ऐसे वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं जो प्रपोजिशन को भी शो करते हैं। वो लास्ट में मैंने एक बुक से वो चीज़ ली है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो व्हेन का मतलब क्या होता है, कब, राइट। या इसको हम चूंकि, क्योंकि भी कह सकते हैं। व्हेन की बात कर रहा हूं मैं, चूंकि भी कह सकते हैं। ये कब, क्योंकि, चूंकि, जब भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी वर्ड आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कब, जब है, तो ऐसे वर्ड कई बार, दो दो बार, तीन तीन बार दूसरे वर्ड्स के साथ भी मिसमैच आप बच्चे कर लेते हैं। लेकिन इस लेक्चर में आप अच्छे से देखिए और उसको नोट करिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये थे मीनिंग व्हेन के। अब हम बात करते हैं एंड की। एंड का और में बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन रहती है, सॉरी, बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन रहती है। तो एंड का हिंदी में मतलब क्या होता है, और, राइट। और का इंग्लिश में जब हिंदी से ट्रांसलेट करें तो ये होता है या। इसका मीनिंग हिंदी में होता है या, और एंड का हिंदी में मीनिंग होता है और। अब ये वाला और ये वाला और, बच्चों में ये डिफरेंस क्या है, बच्चों को दिक्कत आती है, सॉरी। तो अब हम बात करते हैं, ये ऑप्शनल होता है। सपोज करिए अगर आपसे ये बोले राम या श्याम, अगर ये बात बोली गई है, इसका मतलब है या तो राम था या फिर श्याम था। तो और या वाला शब्द ये हो रहा है, मतलब इन दोनों में से कोई एक था। तो हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, ऑप्शनल, ऑप्शन ले रहे हैं। या तो ऑप्शन उसकी हो सकती है या फिर उसकी हो सकती है, क्योंकि दोनों ही लड़ाई झगड़े वाले लोग हैं। दोनों हो सकता है कि उनकी लड़ाई हो गई हो, इसी वजह से उनका नाम सबसे पहले है। ऑलराइट, चलिए, आई होप आपको और एंड में फर्क समझ में आ गया होगा। हाँ, एंड का बताता हूं। एंड का सपोज करिए राम एंड श्याम की बात करते हैं, तो राम एंड श्याम का मतलब है दोनों की यहां पर बात कर रहे हैं हम, राम और श्याम, ओके। और अगर हम ऐसे बोल रहे हैं राम और श्याम, इसका मतलब है हम यहां पर ऑप्शनल बात कर रहे हैं। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ऑप्शनल, या तो राम या फिर श्याम। यहां पर राम और श्याम, यहां पर राम या श्याम। तो यही कंजंक्शन का एक्चुअल में एक वर्क होता है, राइट। चलिए अगला देखते हैं फिर। अदरवाइज का मतलब क्या होता है, अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं नहीं तो, आई थिंक, हाँ नहीं तो। और एल्स का मतलब क्या हो गया, के अलावा। मैं इसी के ऊपर ही कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बट कोई बात नहीं, हो जाएगा, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतने भी आप ना समझ नहीं है कि सर दिख नहीं रहा है, बोलने से तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलिए, तो अदरवाइज का मतलब नहीं तो, और एल्स का मतलब के अलावा। चलिए अब हम बात करते हैं देयर फॉर की। तो देयर फॉर का मतलब होता है इसीलिए, और इस कारण से, इस कारण से, इसीलिए और इस कारण से। मतलब ये दोनों मीनिंग किसके हैं, देयर फॉर के हैं। साथ साथ में आप लिखते जाइए ताकि आपको दिक्कत ना हो। आगे चलते हैं। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप। ये तो आपको पता ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला है लिहाजा, ओके। उसके बाद है अतः, अतः एक वर्ड आता है, कई बार जो शुद्ध हिंदी लिखते हैं उनको पता होगा। या फलतः, हाँ जी फलतः, फलतः ये
ये तो खैर जो शुद्ध हिंदी लिखते हैं उनको पता होगा। फलतः और अतः, लिहाजा और परिणाम स्वरूप, ये 4 वर्ड ऐसे हैं जो कॉन्सिक्वेंटली के मीनिंग है हिंदी में। चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर। सो दैट तो बहुत आसान है, तो इसलिए, तो वह। सो एज भी सिंपल ही है, तो सो एज को हम बोलते हैं ताकि। क्या बोलते हैं? सो एज को ताकि। वेदर का मतलब, वेदर और, इसका देखते हैं पहले। नहीं, आइदर और का मतलब देख लेते हैं पहले। आइदर का मतलब देखिए, ये जो वर्ड होता है ये पॉजिटिव होता है और ये वाला वर्ड होता है नेगेटिव। राइट, देखिए अब हम पॉजिटिव नेगेटिव को अब डिफाइन करता हूं मैं आपको। आइदर और का मतलब होता है, जैसे ऐसे लिखते हैं ना, आइदर राम और श्याम। इसका मतलब क्या है? पहले तो हमने क्या किया था, आइदर हमने यूज नहीं किया था, हमने बात की थी राम और श्याम की। तो राम या श्याम, या वाला शब्द ऑप्शनल था। तो जब हमें आइदर और यूज करना है तो उस केस में या तो राम या फिर श्याम, या तो। और आइदर का मतलब क्या होगा फिर? या तो राम, आइदर का मतलब या तो राम और या श्याम, या फिर शाम, या ऐसे कर लो, या शाम ऐसे कर लो। दोनों में ही इस तरह से आइदर और का ऑप्शनली चीज हम करते हैं। इसी तरह से नीदर, नीदर नॉर का मतलब ना तो राम ना ही श्याम। ओके, तो ये नेगेटिव हो गया। तो इन दोनों का मतलब ऐसे होता है। तो आइदर, आइदर या ईदर, जो भी आपकी प्रोनाउंसिएशन है वो आप देख लीजिए। ईदर अगर आप बोलते हैं तो फिर उसका मतलब होता है या तो। बोथ हैंड का मतलब क्या हो गया? बोथ हैंड का मतलब होता है दोनों, दोनों। बोथ का मतलब दोनों, राम एंड श्याम। इसका मतलब क्या है भी? बोथ, दोनों राम एंड श्याम गए थे, इसका मतलब है बोथ। अब इसमें पॉजिटिव है तो इसलिए हम बोथ के साथ एंड लगाते हैं। बोथ के साथ एंड लगाते हैं, बोथ के साथ कभी भी ये तो खैर आपको बता देता हूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। बोथ के बाद कभी भी और नहीं आता, इस बात का आपने खास ख्याल करना है। क्योंकि बोथ जब हम दोनों की बात कर रहे हैं, हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, तो वहां पर और तो ऑप्शनल होता है, ठीक है ना? तो और नहीं आता, दोनों के साथ हमें एंड लगाना पड़ता है। ऑलराइट, इस बात का आपने खास ख्याल करना है। चलिए ये वाला वर्ड देखिए, दो। दो और एक होता है वर्ड ऑल दो। ऑल दो और दो के बाद येट का यूज होता है, सॉरी, येट का यूज होता है। वेदर और, हाँ वेदर और को देखो। वेदर और का मतलब होता है, वेदर और एक स्किप कर गया, हाँ जी। वेदर और का मतलब कहते हैं चाहे कि या, चाहे कि या, मतलब या तो आप चाहे यूज करिए या कि या यूज करिए, तो उसके बाद और का मतलब तो या होता ही है, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली ये ही नहीं बल्कि ये भी, ये ही नहीं बल्कि यह भी। ओके, ये ही नहीं बल्कि ये भी, ये ही नहीं बल्कि ये भी। ऑलराइट, नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब ये होता है। अनटिल अनलेस का मतलब होता है, अनटिल अनलेस का मतलब होता है, ये वाली बात कर रहे हैं हम, जब तक तब तक। अनटिल अनलेस, तो अनटिल का मतलब हो गया जब तक, इसका मतलब हो गया जब तक। अनलेस का मतलब तब तक। इस बात का खास ख्याल करना है, दोनों में कंफ्यूजन रहती है। और आपको ये बता दूं, ये दोनों के दोनों, वैसे तो टिल और लेस होता है, लेकिन ये जब जहां पर अन लग जाए या एन लग जाए, तो वो दोनों वर्ड नेगेटिव होते हैं, और ये वाले वर्ड नेगेटिव होते हैं। इनके बाद कभी भी नॉट नहीं लगता, इस बात का आपने खास ख्याल करना है। राइट, चलिए वेदर और तो हो गया। नेक्स्ट वाला जो मैं बात कर रहा हूँ ये वाला हो गया, ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। एज सुन एज का मतलब जल्दी से जल्दी, और हमने डिस्कस कर लिया है। वेयर का मतलब कहाँ, वेयर एवर कहीं भी, वेन एवर जहाँ भी। वाइल का मतलब दौरान, इवन का मतलब समझिए,
ये तो बहुत सिंपल है, ये वाली WH क्वेश्चन वाले क्वेश्चन है। इवन का मतलब क्या होता है? इवन का मतलब होता है, इवन को हम कैसे कहते हैं, एक मिनट रुकिए, केवल, इसको बोलते हैं केवल, या और भी, या निसंदेह रूप से। ये तीनों मतलब है, निसंदेह रूप से, केवल या और भी। तो इवन का मतलब ये तीनों है। नेक्स्ट देखिए, आप नोट करते जाइए। अगर आपको नहीं समझ में आया, दोबारा से आप इसको बैक जाइए, इसको थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। और मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा, जो मेरी वीडियो है आप एक बार अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लें, ताकि बार बार आपको, कई बार नेटवर्क ग्लिच हो जाता है तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। एक बार बैक जाइए, फिर से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, एज का, एज बेसिकली कंपैरेटिव में होता है एज फार एज, जितना जल्दी हो सके। सच दैट, सच के बाद दैट लगता है, सिंपल ही है। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का समझो। प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते, बशर्ते। लेस्ट के बाद शुड होता है एग्जाम में, हाँ लेस्ट के बाद शुड होता है, ये वाला क्वेश्चन कई बार आता है। इसके बाद शुड लगता है, और एग्जाम में आपसे लिखा होता है वुड लगा होता है, या मे लगा होता है, माइट लगा होता है। तो ये सारे गलत होते हैं। लेस्ट के बाद शुड लगता है। और अब इसका मीनिंग क्या है, इसका भी लिख लो। ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। इतनी मेहनत करो, मेहनत करो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, इस तरह से बात। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। मेहनत करो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। मतलब मेहनत नहीं कर रहे हो तभी तो आपको सलाह दे रहे हैं। ये इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलते हैं ना, तो लेस्ट इस तरह से काम आता है। इफ का सिंपल ही है, देखो इफ यहां पर अलग से लिखा हुआ है, थोड़ा टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गई है। इफ का मतलब होता है अगर, या मान लो, नहीं मान लो सपोज होता है, मान लो इसको नहीं कहते, इसको बोलते हैं अगर, ठीक है। बिकॉज का मतलब क्योंकि, एज की, एज इफ का मतलब, एज इफ का मतलब समझो, ये देखो, एक मिनट रुके। एज इफ, एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, एज इफ का मतलब जैसे कि। राइट, चलिए, तो अब हम बात करते हैं दो, ऑल दो। देखिए, दो और ऑल दो अलग से भी आता है। अगर उसको कॉरेलेटिव करके करोगे तो दो ऑल दो इकट्ठा भी, मतलब इनके साथ येट आता है अगर कॉरेलेटिव हो। सेंटेंस में आपको देखना है कि दो और ऑल दो के बाद कोई अगला वर्ड तो नहीं आ रहा, कंजंक्शन तो नहीं आ रहा। अगर वहाँ पर कोई कंजंक्शन और लिखा हो तो वहाँ पर येट आना पूरी तरह से पॉसिबिलिटी बन जाती है। अगर ऑल दो अकेला यूज़ हो रहा है तो उसमें फिर आपको जो कंजक्टिव का ये वाला येट है यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पर आया हुआ है फिर वहाँ पर आपको येट करना है, इस बात का आपको खास ख्याल करना है। वेरस का मतलब क्या होता है? वेरस का मतलब होता है चूंकि। एज दो का मतलब मानो, मानो, ओके। एज वेल एज का मतलब के साथ साथ। सो हैंस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है लिहाजा, लिहाजा। और ठू के बाद, इसको ठू बोलते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन वैसे तो ठू है, टू भी बोलते हैं, और ठू थोड़ा सा फनी लगता है। ठू टू, ये इसका एक सीक्वेंस होता है। ठू के बाद टू आना पूरी तरह से पॉसिबिलिटी है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सो एज और एज का बहुत ही बड़ा रोल है। ये मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ। सो एज और एज में डिफरेंस क्या है, कहाँ पर सो एज लगता है और एज कहाँ पर लगता है, ये अगले सेशन में मैं आपको समझाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको डिटेल बता रहा हूँ कि कंजंक्शन में इसका मतलब ये होता है। बट का मतलब लेकिन, हाँ। नो सूनर के बाद देन आता है, स्कार्सली और हार्डली के बाद वैन आता है। ये भी सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है, ये हमने एडवर्ब में डिस्कस किया हुआ है। और नो सूनर, नो सूनर देन का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं, एक मिनट रुकिए। नो सूनर का मतलब होता है पहले पूरा होना, और स्कार्सली
स्कार्सली व्हेन का मतलब होता है शायद ही। स्कार्सली व्हेन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब, इसकी बात कर रहा हूं, इसका मतलब होता है शायद, शायद। और हार्डली का मतलब होता है शायद ही, बस थोड़ा सा फर्क है, ही लगाते हैं इसमें, शायद ही। या कदाचित, एक बड़ा शुद्ध हिंदी का वर्ड होता है कदाचित ही, कदाचित ही। आई थिंक ये इस तरह के वर्ड जो होते हैं ये आपको हिंदू मैथोलॉजी टाइप के जो सीरियल हैं जैसे रामायणा है, महाभारता है, उनमें इस तरह के वर्ड्स को बोला जाता है। नेवरदलेस का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है, ये भी देख लो, इसका मतलब होता है नेवरदलेस का मतलब तथापि, तथापि, तो भी, फिर भी। ऑलराइट, तो नेवरदलेस का मतलब तथापि, तो भी, फिर भी। आई होप आपको ये जो वर्ड्स हैं समझ में आए होंगे, इसकी जो एग्जैक्ट हिंदी क्या होती है वो मैंने आपको समझाई है। तो ये कॉमन कंजंक्शंस हैं जिनको हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है कि कहां पर कौन सा वर्ड फिट बैठता है। ऑलराइट, चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। Conjunctions which are thus used in pairs are called correlative conjunctions. जो conjunctions pairs में यूज होते हैं उनको हम correlative conjunction कहते हैं। correlative obvious है कि ये अगर पॉजिटिव है तो सेंटेंस पॉजिटिव के अकॉर्डिंग होगा, ये अगर सेंटेंस नेगेटिव में आना चाह रहा है तो नेगेटिव होगा। मतलब देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी आपसे, आइदर के साथ और लगता है, नीदर के साथ नॉर लगता है, बोथ के साथ एंड लगता है, दो ऑल्दो के साथ येट लगता है, वेदर के साथ और लगता है। एग्जाम में नॉट ओनली और बट ऑल्सो के साथ इस तरह से लगता है। देखिए एग्जाम में क्या आता है, ईदर के साथ नॉर कर देंगे, गलत है, नीदर के साथ और कर देंगे, गलत है, एंड बोथ के साथ येट कर देंगे, ये गलत है। ओके, ऑल्दो दो के साथ एंड कर देंगे, ये गलत है। मतलब ये बिल्कुल जो मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ ये गलत है। वेदर के साथ नॉर कर देंगे, ये भी गलत है क्योंकि नॉर नेगेटिव में, वेदर एक पॉजिटिव वर्ड होता है तो और लगेगा इसके साथ। नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ सीक्वेंस ऐसा रहता है। कई बार क्या कहते हैं, नॉट ओनली लिख के बट लिख देते हैं, ऑल्सो भूल जाते हैं। कई बार क्या कहते हैं कि नॉट ओनली लिख देते हैं, ऑल्सो लिख देते हैं, बट भूल जाते हैं। बस ये उल्टा पुल्टा सीक्वेंस होता है, वो ध्यान में रखना होता है। ही विजिटेड नॉट ओनली अमेरिका बट ऑल्सो मैक्सिको, नहीं, ये लिखने में गलत है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नॉट ओनली, ओनली वर्ड एक एडवर्ब की तरह भी काम करता है, इसलिए वर्ब से पहले आता है, इसलिए यहाँ पर हम नॉट ओनली बट ऑल्सो किया है। सीक्वेंस नीचे वाला जो करेक्ट है, आप इसको एक बार, अगर आपने एडवर्ब देखा है, आपने मेरा लेक्चर एडवर्ब देखा है तो आपको इस सीक्वेंस का भी पता चल जाएगा कि किस तरह से नॉट ओनली विजिटेड से पहले आया। ठीक है, तो ये समझ में आ जाएगा आपको। कंपाउंड कंजंक्शन कौन से होते हैं, कंपाउंड वो होते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, जैसे इवन इफ हो गया, सो दैट हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, एज दो हो गया, इन एज मच एज हो गया, एज वेल एज हो गया, एज सुन एज हो गया, एज इफ हो गया, सॉरी एज इफ हो गया। तो ये सारे वर्ड क्या हो गए, कंपाउंड कंजंक्शन को शो करते हैं। तो जैसे हमने एज इफ को डिस्कस किया था, जैसे कि ही लुक्स, जैसे कि ही वर वियरी, वह ऐसे दिखता है जैसे कि वियरी है। रोमिला एज वेल एज, रोमिला के साथ साथ सुनीता वॉज नॉट प्रेजेंट इन द पार्टी, रोमिला के साथ साथ सुनीता भी नहीं थी पार्टी में। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्लास ऑफ कंजंक्शंस। क्लास ऑफ कंजंक्शंस क्या होता है, इसमें आपको पता चलेगा दो तरह से होता है, कॉरलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं। वी शैल सी कंजंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, इसके दो क्लासेस होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या हो गया, जैसे बर्ड फ्लाइड एंड फिश स्विम। देखिए फिश अगर है वो पानी में रहेगी और बर्ड जो होता है वो आसमान में उड़ता है, लेकिन काम तो दोनों का सेम ही है ना, वो वहां पर तैर रही है और वो वहां पर उड़ रहा है, लेकिन काम उनका क्या है, बेसिक तो काम है, लेकिन इनका कोऑर्डिनेट एक तरह से होता है, एक ही सेम ही कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेशन मतलब अगर वो फिश तैरेगी नहीं, क्या फिश उड़ने लग जाएगी? अगर पंछी उड़ रहा है तो क्या वो तैरने लग जाएगा? नहीं। तो इस तरह से दोनों का मतलब एक कोऑर्डिनेटिंग क्या है कि अगर फिश है तो वो तैरेगी, वो एक कोऑर्डिनेट करता है कि वो उसकी एक एक्टिविटी है, तो इस तरह से कोऑर्डिनेट करना। द सेंटेंस कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स एंड टू स्टेटमेंट्स इक्वल रैंक और इंपॉर्टेंस। मैंने अभी समझाया
कि जो सेंटेंसेस होते हैं उनके इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होते हैं और टू स्टेटमेंट्स इक्वल रैंक होते हैं. Hence, the conjunction joining together these two statements or clauses of equal rank is called coordinating conjunction. तो उनके जो equal rank होते हैं उनको हम coordinating conjunction बोलते हैं. तो coordinating conjunction means equal rank, मतलब equal rank ही हो गया. अगर ऐसा तो नहीं है ना कि पंछी पानी में मतलब तैरने लग जाएगा या जो फिश है वो आसमान में उड़ने लग जाएगी. मतलब इक्वल रैंक तो नहीं है ना, ऑपोजिट तो नहीं है ना. रैंक तो उनका जिस तरह से भगवान ने उनके क्रिएचर को बनाया है, ऐसी क्रिएचर को बनाया है, उसकी जिस तरह से उसका है एक कुदरती जो चीज़ें होती हैं तो वो उसका एक रैंक तो है ना, इस तरह से. तो उसको कोऑर्डिनेटिंग कहते हैं. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के 4 काइंड होते हैं, 4 तरह से होते हैं. पहला कौन सा होता है? क्यूमुलेटिव और कैप्टिव. ऐसे ही एज, ऑल्सो, एंड, एज वेल एज, नॉट. बस ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो कि आपको इस तरह से यूज़ करना होता है बस. एडवर्सेटिव या एक्सप्रेस ऑपोजिशन कॉन्ट्रास्ट करता है, जैसे एक दूसरे को लेकिन कारण टाइप का ऐसा हो जाता है, जैसे येट हो गया, बट हो गया, स्टिल, ओनली, हाउ एवर, नेवरथलेस, वाइल, वेयर एज. तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? ये एडवर्सेटिव होते हैं, एडवाइस करते हैं. ऑल्टरनेटिव क्या हो गया? हाँ बिल्कुल, ईदर और, नीदर नॉर, एल्स एंड अदरवाइज, ये ऑल्टरनेटिव होते हैं. ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो ये नहीं होगा. इस तरह से ऑल्टरनेट शो करता है. ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, जैसे ईदर ही इज मैड और ही इज फीन्स मैडनेस. चलिए फीन्स का मीनिंग बताइए आप मुझे, क्या होता है? ये आपके लिए होम टास्क है. फीन्स मैडनेस. नीदर अ ब्रॉर नॉर, देखो नीदर के साथ नॉर है, ब्रॉर भी है और लेंडर भी है. इलेटिव एक्सप्रेस इंटरफेयर्स, जो तो, इसलिए, के लिए, इस तरह से जो वर्ड होते हैं वो इलेटिव होते हैं. सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग्स, उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग होते हैं. जैसे टाइम को शो करने के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज होता है? बिफोर होता है, टिल, सिंस, ईयर. बहुत इंपॉर्टेंट है इस. चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे काम करके बताइए ईयर का मतलब क्या होता है. आफ्टर, अंटिल, एज सुन एज लॉन्ग एज जस्ट एज. तो ये सारे वर्ड क्या होते हैं? ये एक तरह से सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं. जैसे नो नेशन कैन बी परफेक्टली वेल गवर्न टिल इट इज कॉम्पिटेंट टू गवर्न इटसेल्फ. तो नो नेशन, तो यहाँ पर टिल जैसा वर्ड है वो एक तरह से टाइम को शो करता है. ही ब्लो. चलो ये तो आपके लिए टास्क है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे. कॉज और रीजन. कॉज और रीजन क्या हो गए? कारण. बिकॉज, सिंस, एज, ये सारे कारण होते हैं. माई स्ट्रेंथ एज स्ट्रेंथ ऑफ 10 बिकॉज माई हार्ट इज प्योर. पर्पज के साथ दैट, लेस्ट, शुड. देखिए पर्पज है. इन ऑर्डर दैट, सच दैट, ये सारे पर्पज हैं आपके. ओके. और रिजल्ट के लिए कौन से होते हैं? सो दैट, सच दैट, तो इसलिए ये हुआ, तो सच दैट ऐसा हुआ, समथिंग लाइक दैट. तो कंडीशन के लिए कौन से होते हैं? इफ हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, सपोज हो गया, सपोजिंग हो गया. सपोजिंग यहां पर लिखा लेकिन सपोज भी हो सकता है. ये वाला जो सीक्वेंस है ना, ये मैं आपको टेंस में समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता ही देता हूं थोड़ा सा. आई विल गो इफ माई वाइफ गोज. अगर मेरी पत्नी जाती है तो मैं भी जाऊंगा. तो मतलब ये है, इफ के बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट होता है, और ये इफ क्लोज होता है, इसको इफ क्लोज बोलते हैं. इफ वाला जो होता है उसको इफ क्लोज बोलते हैं, और उस ये वाला जो होता है वो होता है मेन क्लोज. ये मैं आपको टेंस में समझाऊंगा. अगर टेंस, इसके बाद हमने टेंस ही करना है, ठीक है ना. चलिए कंसेशन. कंसेशन के लिए दो, ऑल्दो. ओके. कंपैरिजन के लिए एज, सो एज और एज. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. दैन भी मैंने आपको कंपैरेटिव में समझाया हुआ है, लेकिन ये जो है ना एज और सो एज, ये सुपर इंपॉर्टेंट है. ये मैं आपको आगे चल के, अभी जो सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा. तो ये मैंने जो इमेज है मैंने बुक से ली हुई है. ये मैं आपको समझाता हूं कि प्रपोजिशन और कंजंक्शन के अकॉर्डिंग कोई वर्ड जो होता है किस तरह से उनको कंपेयर किया जाता है. तो सर्टेन वर्ड्स आर यूज्ड बोथ एज प्रपोजिशन एंड कंजंक्शन. तो प्रपोजिशन के अकॉर्डिंग ये वाला है और कंजंक्शन के अकॉर्डिंग ये वाले सेंटेंसेस हैं. तो देख लेते हैं एक बार. टिल. देखिए टिल जो होता है
एक टाइम को शो करता है, ऐसे ही टिल यहाँ पर एक कंजंक्शन को शो कर रहा है। जैसे स्टे टिल मंडे, यू शैल स्टे हेयर टिल यू रिटर्न, तो टिल यू रिटर्न मतलब स्टे हेयर और टिल यूर रिटर्न, तो दो एक्शंस हैं अलग अलग, वो उनको कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक टाइम के बारे में बता रहा है। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे, ओके, मंडे से नहीं देखा है। यू शैल गो सिंस यू डिजायर इट, अब यहाँ पर दो चीजें अलग अलग हैं। ही डाइड फॉर हिज कंट्री, ओके, कारण है। यहां पर क्या है, आई मस्ट स्टे हेयर फॉर सच इज माई ड्यूटी, आई मस्ट स्टे हेयर सच फॉर हिज ड्यूटी, तो मतलब यहां पर एक कर्तव्य की बात कर रहा है। द डॉग रैन आफ्टर द कैट, पीछे भागना एक पोजीशन है। ही केम आफ्टर दे लेफ्ट इट, मतलब ये वो तब आया जब वो चले गए, तो दो एक्शन को जोड़ने के लिए होता है। अब ये वाला जो सीक्वेंस है ना, ही केम आफ्टर दे लेफ्ट इट, ये मैं आपको टेंस में समझाऊंगा। आफ्टर के बाद प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन होता है, ये मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। एवरीबडी बट गोविंद वॉज प्रेजेंट, एवरीबडी बट गोविंद वॉज प्रेजेंट, ओके। ही ट्राइड बट डिडंट सक्सीड, अब यहां पर क्या है, उसने कोशिश की लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। कोशिश करना और उस अचीवमेंट पे जाना दो अलग अलग चीजें हैं। तो देखिए दो अलग अलग चीजें हैं, एक करियर में बिल्ड करना और वो कनेक्ट नहीं कर पाया, तो इसका मतलब है कि वो दो चीजों को इकट्ठे कर रहा है। ही स्टूड बिफोर द पेंटिंग, ही स्टूड वेब पेंटिंग के सामने खड़ा था, इसका मतलब है कि वो पोजीशन बता रहा है कि वो पेंटिंग के सामने खड़ा है। और कंजंक्शन क्या है, लुक बिफोर यू लीप, देखो करने से पहले, ओके। अब दो चीजें जोड़ने के लिए कंजंक्शन किस तरह से काम करता है, आई होप आपको इन सेंटेंसेस से समझ में आ गया होगा। और पोजीशन बताने के लिए जो वर्ड यूज होता है वो प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशन प्री पोजीशन, और प्री पोजीशन का मतलब क्या होता है कि वो पोजीशन जहां पर कोई चीज पड़ी है, तो जब कोई वर्ड पोजीशन के अकॉर्डिंग होता है तो हम उसको प्री पोजीशन भी बोलते हैं। इट इज अप टू यू, आप चाहे आप प्री पोजीशन भी बोल लीजिए या प्रेपोजिशन भी बोल लीजिए, इट इज अप टू योर प्रोनाउंसिएशन। लेकिन कंजक्ट करना मतलब कंजंक्शन करना या कंस्ट्रक्ट करना, दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला शब्द क्या होता है, कंजंक्शन होता है। आई होप ये जो चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं आपके दिमाग से नहीं निकली, मतलब ऊपर से नहीं गई होंगी, आपने ये चीज़ें लर्न की होंगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये लेक्चर एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर योर लॉन्ग पेशेंस, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड।